तो क्या क्या हुआ आज स्मैकडाउन में। तो आपके सामने ये जो इमेज है ना, ये आप कह सकते हैं आज के शो का एक मेन कह सकते हैं की पॉइंट, एक की फैक्टर रहा, क्योंकि आज हमारे बिग डॉग की क्या हालत करी केविन ओवेंस ने। ये तो आपको सामने इमेज में दिख ही रही होगी। और ये पूरा पावर पैक शो आज हमने स्मैकडाउन के मेन इवेंट में देखा था, तो इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। सो गाइज बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम गाइज बैक टू माई चैनल रेसल टाइम। तो गाइज कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। और गाइज आज तो स्मैकडाउन पूरे एकदम पैसा वसूल थी, पूरी एक नंबर शो रहा था आज स्मैकडाउन का। सो जो कुछ भी आज के पूरे शो में आपके साथ इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, सो वीडियो का एंड तक देखे बिना कहीं मत जाएगा। और जिसने गाइज मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी, जो कल फ्राइडे को शाम को 5 बजे के आसपास आ गई थी, 21 घंटे पहले चैनल पे वीडियो आई हुई है, तो जल्दी से जाओ और चेकआउट कर लेना उसको। और मैं उसका लिंक भी नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और गाइस उम्मीद करता हूँ आपने देखी हो वीडियो वैसे। तो सबसे पहले गाइस आज हमें स्मैकडाउन की शो की स्टार्टिंग देखने को मिलती है एज ऑलवेज रोमन रेंस से। ट्राइबल चीफ आते हैं पॉल हेमन के साथ और कहते हैं कि मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है, ये एडम पियर्स हमेशा अपनी मर्जी की बातें चलाता है और इसने फिर से कार्ड है सब्जेक्ट टू चेंज के रूल्स है, जिसमें आप अगर इंजर्ड हैं तो आप अपनी रिप्लेसमेंट में अपने किसी अप्रॉक्सी या कोई मतलब अपने रिप्लेसमेंट में किसी प्लेयर को बेच सकते हैं। जैसे हम क्रिकेट मैच में देखते हैं कि कोई इंजर्ड है तो उसकी जगह कोई रिप्लेस कर लेता है मैच में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए कि अगर इंडिया ने गाइज एक मैच में 3 स्पिनर्स रखे हैं, जडेजा, अश्विन और कुलदीप यादव। तो अगर आप सोचिए कि कुलदीप यादव को इंजरी हो गई है मैच में और अभी स्पिनर्स के काफ़ी ओवर पड़े हैं, तो हमारे जो कैप्टन विराट कोहली हैं वो रिप्लेस करके यहाँ पर ला सकते हैं युजवेंद्र चहल को, जो उस मैच में खेलने वाले थे नहीं बट खेल सकते हैं। तो ऐसा ये सिस्टम होता है। और उसके बाद वहाँ पर रोमन रेंस अभी कुछ बोलते हैं, तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है एडम पियर्स की और वो कहते हैं कि रोमन रेंस, तुम जितना भी कुछ बोल रहे हो वो तुम्हारे हाथ से बाहर निकल रहा है, अब तुम बहुत ज़्यादा ही बोलने लग गए हो। और उसके बाद बीच में वहाँ पर एडम पियर्स को वहाँ पर इंटरप्ट करते हैं रोमन रेंस के पॉल हेमन। और उसके बाद एडम पियर्स कहते हैं कि पॉल हेमन तुम बहुत बोल रहे हो आजकल, मेरा जो आमना सामना है वो रोमन रेंस के साथ है ना कि तुम्हारे साथ। और तभी वहाँ पर फिर एडम पियर्स के अंदर पता नहीं कौन सी रेसलिंग की ताकत जागती है। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं रोमन रेंस को भी साइड रखता हूँ, लेकिन आज के शो के मेन इवेंट में पॉल हेमन, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ एक सिंगल्स मैच के लिए। और मैच यहाँ पर ऑफिशियल हो जाता है मेन इवेंट के लिए एडम पियर्स वर्सेस पॉल हेमन। एडम पियर्स को तो फिर भी कह सकता हूँ उन्होंने हल्की फुल्की रेसलिंग करी है पिछले कुछ 6-7 साल पहले, बट पॉल हेमन का तो रेसलिंग देखने से माना कि वो रेसलिंग देखते हैं, मैनेजर रह चुके हैं थोड़ा बहुत राउंडा राउजी के, पॉल हेमन, ब्रॉक लेसनर के, रोमन रेंस के। बट ब्रॉक लेसनर मतलब पॉल हेमन वहाँ क्या करते हैं मेन इवेंट मैच में, इसका मुझे कोई खास अंदाज़ा था नहीं। बट इसके बाद हमें शो में देखने को मिलता है सैमी ज़ेन का एक एकदम घटिया सा प्रोमो, जहाँ पर उनके जो हाथ हैं वो हैंडकफ होते हैं, बंधे होते हैं एक हथकड़ी से। और वो हथकड़ी का इस थंडरडोम वाला जो का इस पूरा एरिया होता है बैरिकेड वाला, वहाँ पर किसी जगह से उन्होंने अपने आप को पता नहीं क्यों बेकार में हैंडकफ किया होता है। और वो कहते हैं कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन मैं हूँ, मैं तो अपने सारे मैच हार रहा हूँ, मेरे को चैम्पियन बनना है। और ऐसी वहाँ उनका अजीब सा प्रोमो होता है। और गाइज इसके बाद हमें शो में देखने को मिलता है वुमेंस डिवीजन से एक मैच रॉ से, जो आती है हमारी वुमेंस टैग टीम चैंपियंस आस्का और शार्लेट फ्लेयर, उनका मैच होता है राइट स्क्वाड के साथ, रूबी राइट और लिव मॉर्गन। कुछ खास था नहीं मैच में। रिजल्ट की बात करें तो शार्लेट फ्लेयर इस मैच में अपना फिनिशर गाइज नेचुरल सिलेक्शन लगा देती हैं रूबी राइट को और पिन कर देती हैं। और नॉन टाइटल मैच था वैसे भी, तो यहाँ पर कोई खास उम्मीद थी नहीं टाइटल मतलब शार्लेट और आस्का की टीम के हारने की। और इस मैच में गाइज यहाँ पर विक्ट्री होती है आस्का एंड शार्लेट फ्लेयर की टीम की। और मैं 2 मिनट के लिए सोच रहा था कि क्या पता यहाँ भी रिक फ्लेयर आएंगे और कुछ अजीब सी हरकतें करेंगे फिर से, बट ऐसा वहाँ कुछ नहीं होता, क्योंकि स्मैकडाउन ब्रांड हमेशा अच्छा ही रहता है। और ये काम तो पता नहीं रॉ ब्रांड ऐसे क्यों करते हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। और वैसे भी रॉ ब्रांड में ही मैं रिक फ्लेयर या कोई भी लेजेंड आते हैं, स्मैकडाउन ब्रांड में मैंने देखे लेजेंड कम ही आना पसंद करते हैं, पता नहीं ऐसी कौन सी नाराज़गी है इनकी ब्लू ब्रांड से। बढ़ते हैं वीडियो की नेक्स्ट मतलब स्मैकडाउन की नेक्स्ट चीज़ से। और यहाँ पर गैस प्रोमो होता है डैनियल ब्रांड का। और वह आके बात करते हैं कि जब ये सीज़न शुरू होता है जनवरी का, तभी सबसे ज़्यादा जो असली रेस है वो शुरू होती है, क्योंकि पहले आता है रॉयल रंबल, फिर रॉयल रंबल को जीतते हैं, फिर हमारा रोड टू रेसलमेनिया का सफ़र शुरू होता है। और डैनियल ब्रांड ने कहा था कि बहुत मुश्किल होता है रेसलमेनिया में सर्वाइव करना, आपको पता नहीं है कि आपको 1 घंटे
तक वहाँ पर सर्वाइव करना होगा, कितने टाइम तक, या आपको कौन से नंबर पे वहाँ आना होगा। 1 से 30 तक नंबर होते हैं, तो आपको पता ही होगा गाइस। और तब यहाँ पर उन्हें इंटरप्ट करते हैं सेज़ारो और कहते हैं कि तुम क्या यहाँ रॉयल रंबल की बातें कर रहे हो, तुम्हें फ़िलहाल टेंशन लेनी चाहिए अपने बच्चों स्मैकडाउन के 2 एपिसोड की जो रॉयल रंबल से पहले हैं। वैसे भी तुम मेरे से पिछले हफ्ते ही हारे थे, तो तुम रॉयल रंबल जीतने के सपने तो सोचो ही मत। और उसके बाद वहाँ पर आते हैं डॉल्फ जिगलर, जिनका इस टाइम पे सेज़ारो के साथ एक 1-on-1 मैच होना था। और जिगलर भी यहाँ पर कहते हैं कि हाँ डैनियल ब्रायन तुम यहाँ से भी चले जाओ, क्योंकि अभी यहाँ पर सेज़ारो और मेरा मैच होने वाला है। और उसके बाद यहाँ पर हमें सेज़ारो वर्सेस डॉल्फ जिगलर का एक 1-on-1 मैच देखने को मिलता है। और मैच में क्या कहूँ, लग रहा है कि सेज़ारो की जो किस्मत पिछले कुछ 5-6 महीनों से रुकी हुई थी, जो बिल्कुल बदल नहीं रही थी एकदम, उस पर जंग लग गया था। अब वो लगता है पिछले कुछ 2-3 हफ्तों से बदलना चाह रही है WWE, क्योंकि पिछले हफ्ते उन्होंने इतने बड़े सुपरस्टार डैनियल ब्रायन को हराया, जो बैटिंग ऑड्स में भी नंबर 1 पे है, टू विन मैंस रॉयल नंबर 2021। और आज भी उन्होंने न्यूट्रलाइजर लगा के पिन करा सेज़ारो ने जिगलर को। और इस मैच में डॉल्फ जिगलर हारते हैं और मैच में विक्ट्री हासिल करते हैं यहाँ पर हमारे सेज़ारो। और बैक टू बैक 2 हफ्ते जीत गए। यहाँ पिछले हफ्ते डैनियल ब्रायन को हराया, इस हफ्ते डॉल्फ जिगलर को। पिछले हफ्ते डी फॉर डैनियल, इस हफ्ते डी फॉर डॉल्फ। तो जितने भी डी अल्फ़ाबेट वाले रेसलर्स हैं वो तो बच के ना सेज़ारो से। और इसके बाद गाइस हमें शो में देखने को मिलता है एक और अजीब सा मैच, जो था गाइस साशा बैंक्स का कारमेला की मैसेंजर के साथ। और कारमेला की मैसेंजर का आज नाम भी रिवील हो गया है, और उनका नाम है गाइस रेगनाल्ड। जैसे रोमन रेंस का गाइस रेंस है ना, वैसा ही है, बस रेन के आगे ALD है, REIGNALD। रेगनाल्ड है उनके मैसेंजर का नाम। और कारमेला भी यहाँ पर अपने मैसेंजर का मैच देखने बैठी होती रिंग साइड पे। मैच में कुछ खास था नहीं। पहले तो साशा बैंक से जो गाइस रेगनाल्ड है वो ने अपने कोर्ट से रोज़ निकालते हैं और यहाँ पर प्रपोज करते हैं यहाँ पर साशा बैंक्स को। और उसके बाद वो गाइस किस करने की भी अपील करते हैं साशा बैंक्स को, मतलब। लेकिन वहाँ पर साशा बैंक्स का ऐसा कोई फालतू का इरादा नहीं था, वो सिर्फ अपने मैच के मुद्दे से आई हुई थी। और वहाँ पर सीधा फिर मैच स्टार्ट होता है। पहले पहले तो गाइस साशा बैंक्स के जितने भी मूव्स हैं उनसे अच्छे से एस्केप कर रहे होते हैं रेगनाल्ड, बट एंड में यहाँ पर आखिरकार हमारी जो साशा बैंक्स है उन्हें बैंक स्टेटमेंट में जकड़ लेती हैं और सबमिट कर देते हैं यहाँ पर रेगनाल्ड। और मैच में सबमिशन के सहारे विक्ट्री हो जाती है यहाँ पर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन साशा बैंक्स की। और पॉसिबली इस हफ्ते की मुझे उम्मीद थी, लेकिन मुझे लगता है कि पॉसिबली अगले हफ्ते तक स्मैकडाउन में रॉयल रंबल पेपर व्यू के लिए साशा बैंक्स वर्सेस कारमेला का मैच फॉर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप ऑफिशियल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक बहुत कम ही कुछ अनाउंस हुआ है रॉयल रंबल के लिए। और गाइज इसके बाद हमें शो में एक और चीज़ भी देखने को मिलती है, और ये था गाइज बिगी वर्सेस अपोलो क्रूज का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच, जो हमें पिछले हफ्ते ही पता लग गया था। मैच काफ़ी अच्छा था, दोनों अच्छे फेस रेसलर्स हैं, बेबी फेस हैं दोनों साइड से अच्छा यहाँ पर आक्रमण था। अपोलो क्रूज के भी चांस थे, क्योंकि मैं सोच रहा था कि रोमन रेंस के अगर वो स्टेबल में आएंगे और रोमन रेंस भी एक चैम्पियन है, तो अगर वो भी चैम्पियन बन जाएंगे तो इनका स्टेबल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर मैच के बाहर अभी भी हथकड़ी से बंधे होते हैं, सेमीज एंड हैंड कफ होता है, बट जैसे तैसे वो चाबी से अपने आप को खोल लेते हैं। पता नहीं क्या अजीब हिसाब है, खुद को बांधते भी वही हैं, खोलते भी वही हैं। और उसके बाद वो सीधा मैच में जाते हैं, और उसके बाद अपोलो क्रूज पे हलवा किक लगाते हैं जो उनका फिनिशर है, और मैच डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और डिस्क्वालीफिकेशन से मैच में बिगी रिटेन कर लेते हैं अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और इसके बाद यहाँ पर वो बिगी को भी लगाते हैं हलवा किक, और एंड में स्टैंड टॉल करते हैं यहाँ पर सेमी ज़ेन। और बिगी अपोलो क्रूज हम पूरी तरह से धराशायी हो जाते हैं रिंग में। और पॉसिबली हमें इन तीनों का भी कोई ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल सकता है रॉयल रंबल में। तो ज़रूर चाहूँगा मैं इनका एक चैंपियनशिप की फ्यूट तीनों सुपरस्टार्स की, बिगी, अपोलो क्रूज और सेमी ज़ेन की। और गाइज इसके बाद में शो में देखने को मिलता है केविन ओवेंस का एक प्रोमो, जो ऐसा लग रहा था वो किसी अंधेरे वाली जगह से दे रहे हैं, और इतना क्लियर लग रहा था कि वो किसी कार में बैठे हैं अपनी कार में, और वहाँ से प्रोमो दे रहे होते हैं। कुछ खास था नहीं इसमें, बस वो यही बात कर रहे होते हैं कि मैं आज शो में आ नहीं पाया रोमन रेंस की वजह से, लेकिन रोमन रेंस मुझे सिर्फ यहाँ तक रोक सकता है, लेकिन रॉयल रंबल में आऊँगा। रॉयल रंबल में मैं आखिरी में स्टैंड टॉल करूँगा, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में मैं उसको हरा के बनूँगा आप सबका न्यू यूनिवर्सल चैम्पियन। और अपनी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। और इसके बाद हमें गाइज रोमन रेंस का भी एक सेगमेंट देखने को मिलता है, बैक स्टेज पे सोफे पे बैठे होते हैं वो पॉल हेमन के साथ, और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें सिर्फ मुंह से यानी वर्बली लड़ने के लिए कहा था एडम पियर से, मैंने ये नहीं कहा था कि तुम मुझसे एक सिंगल्स मैच ही कर लो, जबकि तुम्हें कुछ खास रेसलिंग का तजुर्बा भी नहीं है, कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है।
और रोमन रेंस कहते हैं मैं तुम्हारे मैच में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूँगा। तो इससे हमें इतना क्लियर पता लग गया था कि वहाँ से केविन ओवेंस भी स्मैकडाउन से कौसों दूर हैं और रोमन रेंस भी हमें शो के मेन इवेंट में नहीं देखने को मिलेंगे। बट गाइज अगर मेन इवेंट का सस्पेंस मैं भी बताऊँगा तो बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। सस्पेंस कुछ और ही है जो रोमन रेंस और केविन ओवेंस को ही एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर देता है और यहाँ पर पॉल हेमन भी बेचारे अकेले हो जाते हैं। और गाइज इसके बाद हमें शो में देखने को मिलता है फिर किंग कॉर्बिन वर्सेस डोमिनिक का एक मैच। और क्या बोलूँ उस मैच के बारे में, बेचारे मिस्टीरियो फैमिली तो हारी जा रही है। पिछले हफ्ते किंग कॉर्बिन ने रे मिस्टीरियो कराया जो मेन बंदे हैं और इस हफ्ते उनके बेटे को हरा दिया है डोमिनिक मिस्टीरियो को। किंग कॉर्बिन ने यहाँ पर कुछ खास था नहीं मैच में, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट का मैच था। डोमिनिक को लगाया अपना फिनिशर एंड ऑफ डेज और पिन कर दिया और किंग कॉर्बिन इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। पिछले हफ्ते तो बेचारे बाप बेटे ना बैक टू बैक 2 हफ्ते हार गए हैं हमारे अकेले खड़े किंग कॉर्बिन से। तो यानी बहुत दम है किंग कॉर्बिन में, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि किंग कॉर्बिन को आने वाले टाइम में एक चैंपियनशिप की फ्यूड मिले, क्योंकि बहुत टाइम से हमने किंग कॉर्बिन के कंधों पे कोई टाइटल नहीं देखा। बना सुपरस्टार तो बहुत तगड़े हैं। और इसके बाद गाइस हमें शो में बैक स्टेज देखने को मिलता है हमारे स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का एक सेगमेंट जहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं। और जो हमारी नई नवेली 2 हफ्तों से बनी स्मैकडाउन की नई ऑफिशियल हैं जो एडम पियर्स के साथ हर काम करती हैं, सोनिया डेविल, उनको वहाँ पर कोई गिफ्ट कर रहे होते हैं, कोई रोज़ का बुके सा होता है और भी कुछ पता नहीं क्या आइटम्स होते हैं उसमें जो मुझे समझ नहीं आता, जिसमें से एक कोई ब्लू कलर का आइटम गिर भी जाता है। लेकिन शो लाइव था तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो उसको उठाएंगे वरना शो ख़राब हो जाएगा, इसलिए उस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं देता, नहीं स्ट्रीट प्रॉफिट्स देते हैं ना फिर ऑफिशियल जो है हमारी सोनिया डेविल। और कुछ था इसमें खास नहीं बैक स्टेज वाले प्रोमो में बताने लायक। बट इसके बाद फिर आता है शो में एक और तगड़ा मैच जो था गाइज साशा बैंक्स और नहीं गाइज बेली वर्सेस बियांका ब्लेयर का मैच था। और जैसा आप जानते हैं कि लास्ट वीक एक चैलेंज दिया था यहाँ पर बेली ने डिंग डोंग हेलो सेगमेंट में और वो एक मैच था। और ये गाइस इस चैलेंज का नाम था ऑब्स्टेकल क्योर्स चैलेंज। और यहाँ पर गाइस सबसे पहले माइकल कोड यहाँ पर कहते हैं कि मैं इस शो को इस पूरे चैलेंज को करवाऊँगा पूरा, बट वहाँ बेली उन्हें भगा देती हैं। और वहाँ पर फिर कोई वहाँ पर गाइस फीमेल रेफरी आती हैं जिनका मुझे नाम नहीं पता। और सबसे पहले यहाँ पर बियांका बिलर करने वाली होती है चैलेंज, बट बेली उन्हें साइड हटाती हैं और बेली को वो चैलेंज करने की बहुत जल्दी मचती है। सबसे पहले तो गाइस यहाँ पर एक बहुत बड़ा टायर होता है जिसको पूरा फ्लिप करना होता है, जिसको जो बेली हैं वो करने में करीब 8-9 सेकंड लगाती हैं। और इसके बाद वहाँ पर गाइस सीधा बेली भागती हैं और उसके बाद वहाँ पर गाइस कुछ वहाँ पर अलग अलग से इक्विपमेंट्स होते हैं जो मुझे गाइस उनका नाम तो पता नहीं है, लेकिन गाइस वो कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स थे, कुछ टेबल था और कुछ बड़ा बड़ा वुड का मटेरियल था जिस मटेरियल को गाइस वहाँ पर जंप मार के क्रॉस करना था, जिसकी हाइट छोटी थी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। लेकिन गाइस बेली ने वहाँ थोड़ी चीटिंग करी, उन्होंने जंप तो मारी नहीं उन आइटम्स के ऊपर से। आप उसको शो पे भी देखना अपने टीवी पे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि एडिटिंग में मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा, एडिटिंग इतनी खास है नहीं वीडियो में। और वहाँ पर गाइस एंड में जो वहाँ पर खड़े होते हैं चैड केबल, उनको बेली को उठाना, मतलब बेली को अपने कंधों पे चैड केबल को उठाना होता है। उसके बाद वहाँ पर लाइन क्रॉस करते ही उनको एक बास्केटबॉल होती है और वहाँ पर सीधा गोल करना होता है बास्केटबॉल के रिंग में। और जैसे ही बेली का ये चैलेंज ख़त्म होता है जिसमें उन्होंने काफ़ी शॉर्टकट अपनाए और वो उस चैलेंज को करने में करीब लगाती हैं एग्जैक्ट 1 मिनट और 17 सेकंड, यानी टोटल हुए 77 सेकंड्स, 1 मिनट 17 सेकंड लगाती हैं बेली। बारी आती फिर यहाँ पर बियांका ब्लेयर की। तो गाइस यहाँ पर बियांका ब्लेयर ये चैलेंज काफ़ी अच्छे से करती हैं, एकदम एथलीट की तरह करती हैं और बियांका ब्लेयर यहाँ पर सारे रूल अच्छे से निभाती हैं। जबकि बियांका ब्लेयर की बारी में जो सारे इक्विपमेंट्स हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बट वो एक एक को जंप मारती हैं, पूरा अच्छे से करती हैं। और जैसे ही वो चैड केबल के पास पहुंचती है, क्योंकि उनको चैलेंज में चैड केबल को भी उठाना था, तभी चैड केबल तो नहीं गाइस बल्कि रिंग के नीचे से इमर्ज होते हैं वहाँ पर चैड केबल के पार्टनर ओटिस। और गाइस ओटिस जैसे को उठाने में तो बड़े से बड़ी की भी फट जाती है, लेकिन बियांका ब्लेयर उनमें से नहीं है, क्योंकि बियांका ब्लेयर एकदम अच्छे से उठाती हैं ओटिस को। और गाइस चैड केबल को भी उठाने में बेली ने बहुत देर लगा दी, लेकिन ओटिस जैसे इतने मतलब हैवी वेट वाले बंदे को उठाया बियांका ब्लेयर ने, बहुत जल्दी से उन्होंने क्रॉस की थी वो रेड लाइन। और उसके बाद गाइस बेली उन्हें रोक रही थी, क्योंकि अच्छे खासे टाइम लिमिट के अंदर बियांका ब्लेयर ने चैलेंज कंप्लीट कर ली थी।
बट वहाँ पर जैसे तैसे बास्केटबॉल ली और एस्केप किया बेली से, और बियांका बिलियर यहाँ पर गोल कर देती हैं, बास्केट कर देती हैं। और उसके बाद जो चैलेंज है वो कंप्लीट होता है, और 1 मिनट 1 सेकंड या कह सकते हैं करीब सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया। बेली से 17-18 सेकंड कम लगाए बस। वो भी तो तब हुआ जब गाइस बेली ने जो बड़े बड़े वहाँ पर लकड़ी के बैनर टाइप से थे उसको जंप भी नहीं करी, वरना तो और भी टाइम लगता बेली का। और बियांका बिलियर बहुत अच्छे तरीके से एकदम बिना चीटिंग करे ये चैलेंज जीत जाती है। बट यहाँ पर फिर अटैक कर देती हैं गुस्से में आके बेली उन पर, लेकिन उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है कि हार यहाँ पर मिल जाती है बेली को। और इसके बाद गाइज शो में आता है किंग कॉर्बिन और डोमिनिक का मैच, जिसका मुझे पता है मेरे साशा मतलब बेली और बियांका बिलियर के मैच से पहले बता दिया, लेकिन इनका मैच वैसे किंग कॉर्बिन और डोमिनिक का इनके चैलेंज मैच के बाद ही आता है, तो थोड़ी रिप्लेसमेंट हो गई है, तो उसको मैनेज कर लेना गाइज। बस अब शो का सीधा आता है मेन इवेंट, जो यहाँ पर एडम पियर्स और पॉल हेमन का था। एडम पियर्स की यहाँ पर एंट्री होती है, पॉल हेमन आते हैं सीधे साधे से अपने वही कोट पैंट में हर बार की तरह, और जैसे वो गए रिंग स्टेप्स जो होते हैं यहाँ पर स्टील स्टेप्स होते हैं गाइस, रिंग स्टेप्स नहीं, उन पर चढ़ते हैं तभी उनके पैर में ऐसा लगता है जैसे कोई मोच आ गई है। और 2 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई एक्टिंग कर रहे हैं, जैसे लास्ट वीक एडम पियर्स ने करी थी और उन्होंने वहाँ पर केविन ओवेंस को ले आए थे। और तभी वहाँ पर कार्ड सब्जेक्ट टू चेंज के रूल से वहाँ पर पॉल हेमन कुछ बोलते नहीं है, लेकिन वहाँ पर तभी आ जाते हैं एडम पियर्स से कम्पीट करने। रोमन रेंस कम्पीट करने नहीं गए, सिर्फ ऐसा लगता है पीट नहीं आते उन्हें, क्योंकि उनका ऐसा कुछ मैच तो था नहीं। सबसे पहले रोमन रेंस आते हैं जल्दी से, एकदम तगड़े लगते हैं, एकदम कूल लगते हैं जब रोमन रेंस की वहाँ एंट्री होती है। सबसे पहले वहाँ लगाते हैं सुपरमैन पंच, और उसके बाद वहाँ पर स्पीयर लगाते हैं, अच्छे से पूरा तोड़ फोड़ देते हैं एडम पियर्स को। ऑफिशियल्स भी रोकते हैं वहाँ पर रोमन रेंस को, बट उन्हें कोई नहीं रोक पाता, और वो उसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पर उन्होंने 3 हफ्ते पहले केविन ओवेंस को भी इतनी लंबी हाइट से गिराया था, थंडरडोम वाले वॉल एरिया से। बट वहाँ पर तभी पीछे से एक आदमी आता है, ब्लैक कलर की हुडी होती है तो कुछ खास दिखता नहीं है, लेकिन मैं इतना समझ गया था कि केविन ओवेंस है, हाइट और उनके वेट से, और वो सच में केविन ओवेंस ही होते हैं। आउट ऑफ नोवेयर आ जाते हैं, अपने प्रोमो में कुछ और कह रहे होते हैं कि मैं शो में नहीं आ पाया, लेकिन वो सब झूठ था ताकि फैंस को मेन इवेंट में एकदम सरप्राइज़ मिले, पूरा शॉकिंग एक्सपीरियंस मिला। और उसके बाद गाइज रोमन रेंस भी अच्छा खासा कमबैक कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पर केविन ओवेंस को रोमन रेंस रिंग में लेके जाते हैं तभी वहाँ पर अच्छे से फिर तोड़ते हैं रोमन रेंस को केविन ओवेंस। और उसके बाद वहाँ पर वो सीधा उन्हें जो वहाँ पर अनाउंसर टेबल होता है वहाँ पर लगा देते हैं अपना फिनिशर पॉप अप पावर बॉम्ब, और अच्छे खासे यहाँ पर जो पिटाई है वो रोमन रेंस की होती है, और एंड में स्टैंड टॉल करते हैं रोमन रेंस के चैलेंजर केविन ओवेंस। और उसके बाद तो शो जो है चला जाता है ऑफ एयर। 5 मिनट पहले शो ऑफ एयर चला गया और काफ़ी मज़े आए आज के शो में। तो गाइस रॉ के मुताबिक तो स्मैकडाउन बहुत तगड़ी है, बस उम्मीद करता हूँ कि कल परसों जो हमें व्यूअरशिप मिले स्मैकडाउन की वो भी तगड़ी हो। कैसा लगा आपको केविन ओवेंस का अपर हैंड? वैसे मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो मैं खुद तो वैसे रोमन रेंस की साइड हूँ कि वो जीतें, मतलब रिटेन करे रॉयल रंबल में वही होना है, नो डाउट। बट फिर भी केविन ओवेंस यहाँ पर अच्छा यहाँ पर भारी पड़े हैं वो हमारे ट्राइबल चीफ पे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और रोमन रेंस को भी यहाँ पर थोड़ी दर्द मिला, थोड़ा डैमेज मिला जो दूसरों को देते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। तो कैसा लगा आपका शो बताना ज़रूर, स्मैकडाउन का शो। और गाइस एक और चीज़ दिखानी है आपको, और ये गाइस चीज़ थोड़ी आपके मनोरंजन से रिलेटेड है, क्योंकि आप अपने फेवरेट या कह सकते हैं कुछ गिने चुने WWE के सुपरस्टार से मिल सकते हैं। बस मैं आपको बता देता हूँ कैसे। तो गाइज ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है जस्ट अनाउंस्ड नाओमी इज़ कमिंग टू WWE वर्चुअल मीट एंड ग्रीट्स, टिकट्स अवेलेबल नाउ। और ये चीज़ हमें अभी भी पता लगी आज ही के दिन। तो गाइज यहाँ पर काफ़ी सारे सुपरस्टार्स हैं, आप सबके फेवरेट सुपरस्टार्स में से भी कोई एक होगा इसमें। और गाइज ये जो वर्चुअल मीट है वो आप यहाँ देख सकते हैं 29 जनवरी फ्राइडे, यानी अगले हफ्ते वाली स्मैकडाउन में देखने को मिल सकती है। और गाइज़ उसके बाद आपको अगली रॉ में देखने को मिल सकती है, यानी गाइज़ 29 जनवरी फ्राइडे वाली स्मैकडाउन से मतलब स्मैकडाउन, और 1 फरवरी वाला जो गाइज़ मंडे है आप उसमें इनसे मिल सकते हैं। और गाइज़ मैं आपको कुछ नाम भी बता सकता हूँ जिन्हें आप अपने फेवरेट सुपरस्टार से मिल सकते हैं।
और ये करीब 1-2 मिनट की आपकी वर्चुअल मीट होगी आपके फैंस के, आपके फेवरेट WWE सुपरस्टार्स के साथ। और यहाँ पर आर ट्रुथ, बैली, मिस, शिंस्के नाकामुरा, नियोमी और बॉबी लैशली के नाम है। तो आपका जिसके साथ मन करा वर्चुअल मीट कर सकते हैं। और आपको बता ही दिए मैंने टाइमिंग्स, आप फोटो में पॉज करके देख भी सकते हैं आप वीडियो में। तो जिसको इंटरेस्ट है ज़रूर देख लेना और अपने फैंस के मतलब फेवरेट रेसलर्स के साथ आप मिल भी सकते हैं 1-2 मिनट की वर्चुअल मीट। तो गाइस देखते हैं, अगर आपका लक होगा तो आप ज़रूर मिल पाएंगे और ट्राई ज़रूर करना, मैं भी ट्राई ज़रूर करूँगा। और अगर मैं पास हुआ तो आपको ज़रूर बताऊँगा। सो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।